लेट्स सी, अभी तो रिजल्ट आना है। मैं कल इंडिया का पढ़ा था, इंडिया वालों ने अपने अवाम को बताया कि जी 2022 तक इंडिया के अंदर तमाम लोगों को मिलेगी वैक्सीनेशन। तो पाकिस्तान का 2023 कर लें मे बी, क्योंकि इंडिया में बन रही है तो वहां पे 2022 तक अगर आएगी तो हमारे यहाँ तो फिर लेट ही कर लें। एनीहाउ, ओके। अच्छा, हम कोरोना में दो डायमेंशन में आ सकता है। कोविड-19 के इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमी, और बराक ओबामा का कैमरा ऑन हो गया जी। और दूसरा जो है वो कोविड-19 के ग्लोबल इम्पैक्ट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। हमने इलामा इकबाल कर लिया था, वी वर डन विद इलामा इकबाल। कॉन्टेक्स्ट किया था, अच्छा ठीक है। इलामा इकबाल, ओके राइट। इलामा इकबाल के अंदर हम बात कर रहे थे कॉन्टेक्स्ट की। वेरी शॉर्टली हमने बात की थी दैट ओके, तो हम बात कर रहे थे इलामा इकबाल की थ्योरी के हवाले से। ओके, नाउ कॉन्टेक्स्ट पे जाते हैं इलामा इकबाल की थ्योरी पे। मैंने कहा था उसमें सवाल आता है कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा या कॉन्सेप्ट ऑफ मिलत, इफ यू कुड रिमेंबर। और उस पर जो सवाल आता है उसका कॉन्टेक्स्ट जब हमने बात की थी तो उसमें कहा था कि जो थ्योरी का बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये था दैट द काइंड ऑफ लाइफ दैट ही लिव्ड एंड पर्टिकुलरली हिज लाइफ एंड स्टडी इन यूरोप, दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल इन चेंजिंग द थिंकिंग एंड फिलोसफी ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल। बिकॉज उन्होंने यूरोप के अंदर जाके इस्लाम को स्टडी किया, यूरोपियन सोसाइटीज को ऑब्जर्व किया, एंड हिज concepts have changed, philosophical concepts have changed, including the political concepts। और उन्हीं political concepts की change के अंदर एक concept जो उनका change था वो था his concept of nationalism। तो उन्होंने क्या किया, instead of the his old belief of territorial nationalism, जो इंग्लैंड में जाने से पहले उनका concept था nationalism के हवाले से, and he changed the territorial nationalism into what we call the इस्लामिक नेशनलिज्म या मुस्लिम नेशनलिज्म की हम बात कर रहे होते हैं। सो दैट चेंज बिकॉज ही थॉट दैट इस्लाम हैज अ डिफरेंट मीनिंग टू नेशनलिज्म एंड ऑल दैट। इस्लामिक मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न मीनिंग। सिर्फ नेशनलिज्म में नहीं, उनका कॉन्सेप्ट तो वही था कि इस्लाम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वेस्टर्न आइडियल्स एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स। तो उन सारों में सॉर्ट ऑफ जो डिफरेंस है, जो सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस है वो है नेशनलिज्म का इशू। So Islamic nationalism, yes, it led to, or it is what we call the concept of ummah। Islamic nationalism ही उम्मा की फाउंडेशन बनाते हैं सब। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है इल्लामा इकबाल के हवाले से और उनकी थ्योरी के हवाले से। जी मैगलिक, ट्रू ट्रू, you gradually agree with time, we all do that मैगलिक। इनफैक्ट प्लेटो को देखें, रिपब्लिक में कुछ और है, लॉज में जाकर कुछ और बात कर रहा होता है। एवरी थिंकर इज डिफरेंट इन द बिगिनिंग एंड इन द लेटर स्टेजेस। तो इल्लामा इकबाल वाज नो एक्सेप्शन, बट ऑब्वियसली मेजर टर्न अराउंड जो था दैट वाज द यूरोप। इल्लामा इकबाल, यस जी मैगलिक, एग्जैक्टली ट्रू। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। हम उसी को शुरू करते हैं। अब थ्योरी है उम्मा की, कॉन्सेप्ट आसान सा है। इल्लामा इकबाल बिगिंस हिज थ्योरी बाय सेइंग दैट देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ बिलीफ that unite Muslims। I repeat, Allama Iqbal says that there are two elements of the faith that unite Muslims. One is the concept of oneness of Allah। oneness of Allah, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वहदानियत।
There is no God but Allah. Tawheed का concept. Yes, that's true. Every Muslim, irrespective of his territorial location, his ethnic, his color, his ideology, whatever he is, they all have one thing in common. They may not speak a common language, they may not have the same color, they may not have the same orientation and all that, but they have one thing in common. Being Muslim means belief in the oneness of Allah. And second is, Tawheed ke concept ke baad, second thing that unites them is belief in the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the second thing that binds Muslims together. Risalat ka. Now, oneness of Allah and the prophethood of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, these two are the elements that unite Muslims irrespective of their geographical spread, irrespective of their color, caste, creed, etc. Iske baad, other than these two, they can be good or bad Muslims. They can be one sect of Islam or the other sect of Islam. But this is the unifying thing. This is the common thing between all the Muslims around the world. जिसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मैथ्स मैंने बड़ा अर्सा हो गया नहीं पढ़ी, बट दैट्स द कॉमन थिंग. द अदर थिंग्स कैन वेरी, योर सेक्ट, योर kind of orientation, your ideology, your color, your language, they can vary. But the common thing that unites all Muslims is these 2 points. जिसको एक जुमले में कहते हैं कलमा तैयबा जो है हमारा. No, but I'm not always right. I will never always right. अच्छा, कलमा तैयबा, उसका कलमा तैयबा को हम ट्रांसलेशन इसी करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. We translate it. There is no God but Allah and Muhammad is the prophet of Allah. That's what we say. So this is actually the translation of the kalma tayyiba, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, belief in Allah, one Allah, and belief in that the fact that prophet is the prophet. अच्छा, अब ये दो चीजें मुसलमानों को इकट्ठा करती हैं. अल्लामा इकबाल ये कहते हैं that these two elements of the faith are the most important part of a Muslim's life. No other affiliation, no other faith, belief is more important than the belief in these two things. These two beliefs are over and above everything for all Muslims. However, there are other identities too, the other loyalties too. बाकी भी लॉयल्टीज हैं, जैसे आपकी एथनिक हो सकती है, आपकी रेशियल हो सकती है, जेंडर वाइज हो सकती है, कोई भी और भी एफिलिएशन हो सकती है. बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. दिस इज द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन वर्च्यूज और कॉमन बिलीव्स ऑफ द मुस्लिम्स. एंड देयरफॉर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सो देयरफॉर ईच मुस्लिम is connected with other Muslims. Each Muslim is connected with other Muslims. और वो जो other Muslims हैं, they may be different in language, color, caste, creed, but these two beliefs connect all Muslims to all other Muslims on these basis. ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इसी की बुनियाद पे तमाम मुसलमानों से कनेक्टेड हैं. You feel attached, although you may never have met each other, although you may not have the same culture, but because you believe in these two things, that's a connection between the two. That's the bond between the two. जो मैं कहता हूँ, अस्बिया इब्न खल्दून ने कहा था
जो बुनियाद असबिया ने उसके रखी थी, उसने कहा था ये होता है ट्राइब पे, एथनिसिटी पे। इलाम इकबाल ने कहा कि नहीं, ये असबिया होती है, ये यूनिटी है, ये एक कनेक्शन जो है दैट इज क्रिएटेड नॉट बाय कास्ट और ज्योग्राफी, बट इट इज actually caused by the faith and these two elements of faith. So the loyalty and harmony and the unity among Muslims because of these two beliefs is what is Ummah. So Ummah क्या है? It is not one political unit. एक मुल्क होगा उम्मा की बुनियाद पे, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उम्मा मीन्स द यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, द हार्मनी अमंग मुस्लिम्स, इंटीग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स बिकॉज ऑफ दीज कॉमन एलिमेंट्स. सो उम्मा इज, हम इसको अक्सर कहते हैं, जिस तरह तमाम इंसानों को लेकर एक इंसानियत होती है, तो तमाम मुसलमानों को लेकर उम्मा होती है. अब इंसानियत मुल्क का नाम नहीं है, इट्स द बॉन्ड नेम. उम्मा इज नॉट द नेम ऑफ द स्टेट. मुल्क का नाम नहीं है. उम्मा से मुल्क नहीं बनता एक, बल्कि मुल्क तो आपके अलग होंगे, आपके सेक्ट भी अलग रहेंगे, आपकी एथनिसिटी भी अलग रहेगी, बट यू विल हैव अ कॉमन बॉन्ड, एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा. So every Muslim is connected with every Muslim in an unbreakable bond. These two are the bonds. ये connect करती हैं मुसलमान. And this bond is called the concept of Ummah. ये मैं क्यों कह रहा हूँ? Because one of the gross misinterpretation of Ummah is the creation of a Muslim state. One Muslim state, खिलाफत का नाम शायद Ummah है. He never meant it. Ummah is the unity, not necessarily unification. Unification नहीं है, unity है, और unity हमेशा अलग अलग रह के भी आ सकती है. Do you get this point here? He never meant to create one unified state. He never meant that. He meant to create a goodwill, a harmony, a loyalty, a bond between Muslims wherever they are, whatever color they have, etc. etc. हमें आजकल बड़ी फील आ रही है, मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, फ्रांस के मुसलमानों पे हमें बड़ी फील आ रही है, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे हमें बड़ी फील आती है, रोहिंग्या पे, योगर्स पे एंड सो ऑन सो ऑन. ये जो हमारी सेंस ऑफ अटैचमेंट है, ये बॉन्ड जो हम उनकी खातिर फील कर रहे हैं, जो पेन जो उनके पेन में फील है, जो उनकी हैप्पीनेस में हमारी हैप्पीनेस है, उनके पेन में हमारा पेन है, दैट सेंस इज व्हाट वी कॉल उम्मा. बट मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग इलाम इकबाल को इंटरप्रेट इस तरह से करते हैं कि ही वांटेड टू क्रिएट वन खिलाफत. इलाम इकबाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा. अगर ऐसा होता, जी मैं गलत, जरा इसको एक्सप्लेन करें प्लीज थोड़ा सा. इलाम इकबाल ने अगर ऐसा कहा होता कि तमाम मुसलमान एक मुल्क बना दें, तो फिर वो इंडिया के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की बात ना करते, बल्कि वो कहते हैं इंडिया के मुसलमान कहाँ से आ गए, पूरी दुनिया के मुसलमान एक मुल्क बना दें. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के लिए अलग मुल्क की बात की, और उन्होंने तो इंडिया के अंदर मुख्तलिफ मुसलमान मुल्कों की बात की हुई है. तो ही हैड टॉक्ड अबाउट दैट एज वेल. तो इसलिए अब वो तमाम दुनिया के, तो स्टेट तो हो सकती है, स्टेट का नेशनलिज्म तो हो सकता है, लेकिन मुसलमानों का आपस में जो लॉयल्टी है, दैट्स उम्मा. सो नेशनलिज्म इज इन इस्लाम not derived from geography or ethnicity, it is derived from the common bond. Maybe because आप ठीक कह रहे हैं, that's true, that could be, that is one of the explanations too. So what I said is he never meant to create one khilafat or one Muslim state. He wanted to have multiple states. आप state भी different होंगी मुसलमानों की, उनके ethnicity भी different होगी, they will live in different political units, but there will be different nation states. लेकिन मुसलमानों की जो top loyalty होगी, जो bond होगा दूसरे मुसलमानों के लिए, it transcends border. The harmony must not only be to your state, but it should also be to the Muslims of other states.
मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे दे वर नेवर वेलकमिंग टू आउटसाइडर्स, दे वर, बट ऑब्वियसली वहाँ पे चेंज हुआ। बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक आर्टिकल पढ़ूँ, अगर आप इस पर पढ़ना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था। आप तारिक मदूद साहब को जानते हैं? इफ़ यू नो, इफ़ नॉट तो आप तारिक मदूद साहब को ट्विटर पे लाइक करें। उनके आर्टिकल्स कुछ हैं जो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। ये उनका आर्टिकल नहीं है, उन्होंने कोट किया था एक आर्टिकल, मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के हवाले से उन्होंने कहा था, बिकॉज ये इस्लामोफोबिया वगैरह में भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। जी, ये आर्टिकल है जी, पॉलिटिको यूरोप का आर्टिकल है। पॉलिटिको यूरोप का आर्टिकल है, उसका टाइटल है फ्रांस डेंजरस रिलीजन ऑफ सेकुलरिज्म। यस मैम, एग्जैक्टली डॉक्टर शमायूम, एग्जैक्टली ये आर्टिकल आई गेस यही है। अच्छा, इसको आर्टिकल को उन्होंने छापने से इनकार कर दिया, दे कैंसल्ड इट, और उन्होंने फिर अपना एक आर्टिकल छापा, उनके एक मिनिस्टर ने। एग्जैक्टली तो ये आर्टिकल अगर आप पढ़ें जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इनकी वजह से। वो जो आर्टिकल है बड़ा अच्छा आर्टिकल है, जो फ्रांस की डिबेट है इसके ऊपर। यस अमीर, एग्जैक्टली। ट्रू। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट जी, जो बात कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप देखिए मुसलमान हैं, आप अलग मुल्क में हैं, आपकी स्टेट लॉयल्टी होगी, बट साथ आपकी दूसरी आइडेंटिटी भी होगी। यू विल हैव अदर आइडेंटिटी टू, दूसरी आइडेंटिटीज भी होंगी, और वो आइडेंटिटी जो है वो क्या है? इस्लाम के नाम पे, दैट्स कॉल्ड उम्मा। अच्छा, अब आगे जाते हैं इमाम इकबाल। इमाम इकबाल ये कहते हैं दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, that you can have loyalty to your people, but that's not the ultimate thing. You must have the loyalty towards other Muslims too. Muslims are in an unbreakable bond. इस आइडिया को कहते हैं लांगवाल, that this concept of ummah require a मर्द मोमिन। This concept of ummah can be realized by those Muslims who are termed as मर्द मोमिन। Not every Muslim is मोमिन। Not every Muslim is Momin. Momin is that Muslim who has khudi in him. मर्द मोमिन वो है जिसमें खुदी का एलिमेंट है। Who has the element of खुदी? नासिर पानी मंगवा लेना प्लीज। नासिर पानी मंगवा लेना। अच्छा, ये आर्टिकल इस्लामोफोबिया बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं जो ऊपर मैंने शेयर किए हैं जी, आप इसको जो बच्चों ने शेयर किए हैं यहाँ पे उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, तो मर्द मोमिन जो है ही हैज द रियलाइजेशन ऑफ द उम्मा, ही हैज द रियलाइजेशन ऑफ द उम्मा, एंड मर्द मोमिन इज द वन हु हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी। अच्छा, अब खुदी का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। अब इल्हाम इकबाल का कॉन्सेप्ट है खुदी का, तो मैं उसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। अच्छा, खुदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत तरह से की जाती है, उसको कुछ लोग ईगो कहते हैं, कुछ सेल्फ एस्टीम कहते हैं, कुछ डिफरेंट कहते हैं, बट आप वट एवर यू कॉल इट, खुदी रिमेन्स खुदी। अच्छा, इल्हाम इकबाल का कॉन्सेप्ट क्या है खुदी का? इल्हाम इकबाल कहते हैं एज पर इस्लाम अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। Allah is the creator of all universe, and as creator he has every power. क्या उसकी पावर्स की कोई लिमिट है? Does he have a limit of powers? Allah's powers are limitless. Thank you.
ठीक है, थैंक यू। आई रिपीट, Allah's powers are infinite, limitless. Now, if He has limitless powers and He has created so many creatures, He has created so many species, so many kind of क्लासेस, और जो भी आप कह लें, लोग जो हैं या जो जो मखलूक़ात हैं, जो क्रिएशंस हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. From angels to animals, He has created a lot of different variety of humans and animals and jinns and जो भी हैं, सारी चीज़ें क्रिएट की हुई हैं अल्लाह ने. अब यहाँ पे प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन तमाम क्रिएशन में अल्लाह ने सबसे हाईएस्ट लेवल पे किसको रखा? Who has been put into the highest levels? इंसान, humans. Human beings are अशरफुल मखलूकात. इंसान जो है तमाम क्रिएशन में, इंक्लूडिंग फरिश्ते, उनसे भी जो स्टेटस ऊपर है वो इंसान का है. इनफैक्ट ह्यूमंस आर सेकंड ओनली टू अल्लाह हिमसेल्फ. नायब खुदा है, खलीफा बनाकर भेजा गया है. ऐसा ही है. मैन इज ओनली सेकंड टू अल्लाह. हायर मॉरल ग्राउंड्स, हायर हर लिहाज से, नॉट जस्ट मॉरल ग्राउंड, मैन इज सेकंड टू अल्लाह. खलीफतुल्लाह का लफ्ज है, खलीफा बनाकर भेजा गया, कुरान पाक में है. हमने नाइब बनाकर भेजा गया इंसान को. नाउ द ऑल अदर क्रिएचर्स आर ऑन द लोअर लेवल. सो हम अगर एक पिरामिड बनाएं पावर की, इफ वी मेक अ पिरामिड ऑफ द पावर, और यहां से पावर नीचे आ रही है, तो हाईएस्ट पे आता है अल्लाह, एंड बिलो अल्लाह इज ह्यूमंस. Humans are second to Allah only in terms of power, and beyond, below them are different creatures. As deputy to Allah, as naib to Allah, humans have also been given infinite powers. God, Allah, has given humans powers that we don't realize. We underestimate our abilities, our powers as deputies to God. And if a person realizes how powerful he is, how much potential he has, how much worth he has, because he is the deputy to God, then that realization is called khudi. So khudi kya hai? Khudi is the realization of your potential, of your powers as naib Allah. हम बहसियत इंसान नहीं, बहसियत खुदा के नायब के जो इख्तियारात रखते हैं, जो पावर रखते हैं, दैट्स कॉल्ड खुदी. यस आयशा, इफ आई हैव टू यूज द बेस्ट वर्ड फॉर दैट, दैट वुड बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन. दिस इज अ मिस्टेक कॉन्सेप्ट. वी आर डेप्यूटी टू गॉड. वी आर नॉट ऑर्डिनरी. वी आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स. वी आर फार सुपीरियर. एंड वी से मतलब मुसलमान नहीं है, तमाम इंसान. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर पावरफुल. अच्छा, अब अगला सवाल कि ये रियलाइजेशन कैसे आती है? नहीं, बुद्धिज्म और चीज हो जाएगी सर, थोड़ा सा. ये रियलाइजेशन कैसे आएगी? हाउ दैट पोटेंशियल
that we have, how can we realize it? You can realize your potential खुद ही यस मेरे तो यू कैन, बट यहाँ लिखिएगा नहीं पेपर में. वो कहता है, लामबल कहते हैं, वी कैन अचीव दिस रियलाइजेशन, वी कैन रियलाइज बाय डूइंग सर्टेन थिंग्स. वन ऑफ देम इज, अब खुद ही असल में ये जो रियलाइजेशन है इसको स्ट्रॉन्ग करने के टेक्निक्स क्या हैं. Lamagal provides different methods to self-actualize and self-realize as potential as God, as God's deputy. खुदा के डेप्टी की तरफ जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने के लिए यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ थिंग इज फकर. फकर एक चीज है. फकर क्या है? व्हेन यू, जो आपने कहा सेल्फ नेगेशन की बात की, व्हेन यू डिनाई योरसेल्फ the material things. फकर फिक्र नहीं है, फिक्र तो सोच को कहते हैं. फकर मीन्स फकीर से है. फकर मीन्स आप परहेज करना, प्रिवेंटिंग योर सेल्फ फ्रॉम कंट्रोल ऑन नफ्स. यस, आप कंट्रोल ऑन योर सेल्फ फ्रॉम मटेरियल थिंग्स. लालच से बचना. अच्छा, अगर आप इफ यू आर develop yourself in a way that you have no lust for anything, particularly the material things, that's called fakr. अब सवाल ये है कि every human being has the urge for material things, but if you are strong enough to control your nafs, to control your desires, if you can do it, which you can do it, is what we call strengthen your खुदी. अगर आप अपनी ख्वाहिशात पे काबू पा लेते हैं, if you are able to control yourself, it means you have power over yourself. You are so powerful that you do not let your nafs overpower you. You are so powerful that you control your nafs, your desires, and you deny yourself those desires. आपको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, आप नहीं लेते. You control yourself and you are not prey to the emotions, then that's what we call the fakr. So fakr is हम कहते हैं एब्स्टेमियस होना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, वर्ल्डली चीज़ों को, वर्ल्डली गेन्स को, इन चीज़ों से अपने आप को डिस्टेंस पे रखना. दैट्स कॉल्ड फकर. एंड इफ यू हैव फकर, इट मीन्स यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ एंड दिस इज द पावर. दिस इज द पावर दैट यू हैव. मैं आई एम सॉरी, मैं शायद आपसे पूछूंगा तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. आदम अलैहिस्सलाम को लालच दिया गया था कि वो खा लें, फल खा लें. ऐसा ही हुआ था. He was lured into by the Satan. Now, when we are all lured, वो तो एक छोटी सी बात थी. He was taught by Allah exactly for immortality. He was lured by the devil, and devil is inside us, and that's the point. Devil whispers in ourselves. So the point is कि अगर हम इंसान, if we the humans are able to control our desires, if we are able to overpower the devil inside us, it means we have so much power. We got so much power. And this power is only given to human beings. No other species has this power of self-control. Only humans have it. And this is one of the ways in which fakr is one of the ways in which you can know your potential, you can know your kind of realize your power, you can know yourself that how powerful you are as deputy to God. खुदा ने इतना पावरफुल बनाया है, we can do wonders. हम वो कुछ भी कर सकते हैं that nobody else could think of, no other species could do.
what we can do. And that realization can come if we do fakr. If we deny ourselves the material things and we will realize we can live without all of those things, we are so powerful. एक और concept है, एक और factor है, and that is इश्क. जी, सो थ्रू फकर जब अपने आप को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी नफ्स पे काबू पा लेते हैं, तो हमें रियलाइजेशन हो सकती है कि हम ऐसा कर सकते हैं. दैट रियलाइजेशन दैट वी कैन डू इट इज खुदी. दैट्स व्हाट स्ट्रेंथन्स खुदी. खुद ही ये रियलाइजेशन है कि खुदा के नायब की हैसियत से कितनी पार है. अब आते हैं इश्क के ऊपर. इल्लामा इकबाल सेज दैट humans have been given this power. Humans have been given this power to connect with other people and the God. They can connect their inner self with other people and with God. They have their hearts connected with each other. Now, इश्क से मतलब बेसिकली कनेक्शन. स्पिरिचुअल कलर्स में अगर मैं हटा दूं, कनेक्शन इन नॉन फिजिकल वेज. यू डेवलप कनेक्शंस. जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको छोटी सी. एक फलस्तीन का मुसलमान है, हम उसे नहीं मिले हुए, हमने उसे देखा नहीं है, हम उससे कोई तो मेटाफिजिकल सेंस में, यस सरीम, इन अ मेटाफिजिकल वे, when you get attached to somebody, when you feel attached to somebody, that's called इश्क. और वो इंसान भी हो सकते हैं, वो खुदा भी हो सकता है. We have never met Prophet sallallahu alaihi wasallam, but we are so attached to his personality that we feel attached to that person. That's इश्क. अच्छा, अब इल्लामा इकबाल का एक पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. इल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि जो इश्क है, दैट इज द राइट पाथ. Connection of the soul is the right path, and this is possible through heart. If we listen to the heart, that will take us to that direction. But if we listen to the reason, it will always be distracting us. Reason is distraction. Reason is the abode of devil, while ishq is the abode of heart is the abode of ishq. जो अकल है वो डेविल का है. It's a devil's home. Heart is God's home. अगर आप दिल की सुनेंगे, अगर आप दिल की सुनेंगे तो आप इश्क करेंगे. अगर आप दिमाग की सुनेंगे तो आप सेल्फिश हो जाएंगे. यू बिकम सेल्फिश. इट्स अ डेविल्स अबोर्ड. शैतान का घर होता है. सो अल्लामा इकबाल, he was against rationality, Harim, and he was in favor of ishq, heart. बड़ा वेल नोन है हरीम, बेखौफ कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क. अक्ल है महवे तमाशाए लबे बामवी. So rationality cannot do wonders. It makes us weak. It makes us coward. It makes us weak. It makes us coward. It's the ishq. It's the ishq that actually empowers us. अकल है महवे तमाशाए बामवी. और पहले जुमला क्या कहा? बेखौफ कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क. अच्छा, आप जरा वाक़े को देखें. आप, नमरूद ने आग जलाई. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि कूद पड़ो. अगर हम रैशनैलिटी को देखें तो नहीं कूदना चाहिए, बिकॉज आग तो जलाती है. ये तो सिंपल रैशनैलिटी है. लेकिन ही हैज अ कनेक्शन विद द गॉड. खुदा पे ट्रस्ट था.
He has a trust with God. एक spiritual connection है, इश्क है, and he trusted it. And who proved to be right? कौन दुरुस्त साबित हुआ? Reason or इश्क? That's the point. So, exactly. So the point is, ये बेसिक पॉइंट ही यही है कि अगर आप खुद ही को स्ट्रांग करना चाहते हैं, फॉलो योर हार्ट, बिकॉज खुद यू विल रियलाइज योर पोटेंशियल्स इफ यू लव, इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद पीपल irrespective of the physical connections. If you feel attached to the people, if you feel attached to Allah, if you feel attached to anybody, means you have the qualities as the deputy of God. देखिए, साइंस एंड रीजन को डिनाई करता है, मैं ये नहीं कह रहा रीजन को डिनाई करता है वो, लेकिन कहता है अगर आप अपनी पावर को करना चाह रहे हैं, when you want to feel that you can do something, when you want to empower yourself, you have to take a leap of faith. आपको हार्ट से सोचना पड़ेगा. Emotions, heart, feelings, connections, they are more important than reason. Reason is there, it must be used, but the priority, the superiority is given to ishq. It's ishq for anything. Ishq is connection. वो इश्क हकीकी भी हो सकता है, इश्क मजाजी भी हो सकता है. It can be anything. जैसे भी exactly. Two. No, he did not use the word hakiki and majazi, obviously. जी आशा, that's true. अच्छा, rationality, that's true. Rationality is good, but better is ishq. That's the point. So rationality को गलत नहीं कह रहा, वो कह रहा है वो शॉर्ट टर्म सोचती है, टेम्परेरी सोचती है. इश्क थिंक्स द लॉन्ग टर्म. अच्छा, वैसे आप लोगों ने मेरे कहने पे एक काम कीजिएगा प्लीज, जरा पढ़िएगा प्लीज, जरा प्लीज पढ़िएगा जरा एक चीज छोटी सी. आपने रूसो की जनरल विल पढ़ी है? उसमें एक कॉन्सेप्ट है रियल विल और एक्चुअल विल का. अगर आप उसने एक्सप्लेन नहीं करना, मैं जस्ट बता रहा हूं, आप लोग जरा उसको, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको दोबारा पढ़िएगा. जो एक्चुअल विल है, जो सेल्फिश सोचती है, दैट इज टेम्परेरी. और जो रियल विल है, विच थिंक्स अबाउट एवरीबडी एल्स, विच इज अदर केयरिंग, दैट्स अ लॉन्ग टर्म, परमानेंट. तो मैं अक्सर इक्वेट करता हूं, चूंकि रूसो को पढ़ा था इलाम ने, रूसो ने इसको पढ़ा हुआ है, और उन्होंने कहा तो उसी रूसो की आइडियोलॉजी से वो इंस्पायर्ड हैं. इलाम इकबाल बहुत से लोगों से इंस्पायर्ड है, बट उनमें से एक वो भी हैं. तो इलाम इकबाल जब कहते हैं कि जो इश्क है वो इट सीज बियॉन्ड व्हाट समबडी कैन कंप्रीहेंड, और जो रीजन है इट इज टेम्परेरी, इट थिंक्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, इट थिंक्स ओनली what is visible, it does not see beyond the point, it does not see beyond the comprehension of human mind, but ishq could see that. So the point is, इलाम इकबाल ये कहते हैं जो इश्क करना है, जो इश्क मीन्स कनेक्शन हम बनाते हैं दूसरे इंसानों के साथ, with other people, with God, the non-physical, metaphysical bond that we connect, that is more important than rationality. So if you do ishq, if you try to feel and attach yourself with other people, that ishq can tell you how much potential you have, how much power you have, only as second to God. मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कभी ऐसा हुआ कि लाहौर की या पंजाब की या सिंध की या बलूचिस्तान की गांव ने या मुर्गियों ने शोर मचाया हो कि अमेरिका में KFC बन रहा है? नहीं हुआ. It has never happened. What about Muslims here and Muslims of France? Are we not saying it something? Are we not having a solidarity with them?
We do have a solidarity with them. And that is ishq. And that shows how powerful we are. We have no bound of time and space. We can connect, or we can connect people that existed centuries ago. हम सदियों पहले भी जो लोग गुजर चुके हैं उनके साथ फीलिंग शुरू कर देते. Is it clear? So somehow इश्क is important. तो ये different जो चीजें हैं. जी हमजा ट्रू. सो ही बिलीव दैट फकर इश्क और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं. डिफरेंट टूल्स वो प्रोवाइड करते हैं जो खुदी को स्ट्रांग करते हैं, और खुदी को जो स्ट्रांग करता है वो मर्द मोमन है, और मर्द मोमन जो होता है ही कैन वर्क फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा. सो उम्मा रिक्वायर्स मर्द मोमन, एंड मर्द मोमन रिक्वायर्स खुदी, एंड खुदी रिक्वायर्स दीज थिंग्स. दैट्स व्हाट इज हिज थ्योरी जी. ये बाकी आप इसके खुद के पॉइंट 2-3 और भी हैं, पढ़ लीजिएगा, आसान से पॉइंट्स हैं. So I would want to talk more on that. This is what his theory is. सवाल मैं लेना चाहूंगा. If you have any questions, please ask. Any question on Allama Iqbal? उसको बेशक आप इंडिया से लिंक कर दें. Yes, Asad, yes we can. Ishq is connection. ओके. कतलान मोस्टली क्वेश्चन तो इसकी उम्मा की थ्योरी पे आता है मोस्टली. पीडीएफ बुक मेरा नहीं है, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी इसके ऊपर आता हूँ. इस पे 2 मैंने पीडीएफ की फाइल सेंड करनी है, एक इब्न खल्दून पे होगी, एक अल्लामा इकबाल पे होगी. इन 2 पे मैं रीडिंग सेंड करूंगा. जो बाकी थिंकर हैं उन पे मैं आपको बुक में से चैप्टर दूंगा. यस, आई विल सेंड टुडे इंशाल्लाह. नहीं, रूसो को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने जैसे वैसे यहाँ पे किया था. जुल्फकार, नो क्वेश्चन, बोंगा क्वेश्चन. इसमें न्यू ये है कि उसने एक पाथ दिया, जो बात जो मुसलमानों जो ऑलरेडी इस्लाम में थी कि मुसलमान एक मुसलमान से अटैच्ड हैं, उसी चीज को उसने पॉलिटिकल सेंस में बात की. दैट्स व्हाट ही डिड बस. और उसको प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया. दैट्स उसका ठीक कह रहे हैं हम, इस्लामिक कॉन्सेप्ट है. एब्सोल्युटली उमर, एब्सोल्युटली ट्रू. ट्रू. मैग्नेटिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न स्टेट मैंने बड़ा क्लियरली कह दिया. मॉडर्न स्टेट का जो नेशनलिज्म है, इट इज नॉट एवरीथिंग. You must have the loyalty towards your state, but in Islam, the ultimate loyalty, ultimate nationalism is linked with religion, with the belief in common belief of the Allah, and common belief of the prophethood. Hassan, wow, good. रेलेवेंस मुस्तफ़ा, पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान का बनना, ओआईसी, ये उसकी थ्योरी की रेलेवेंस है. नहीं कुतरैन, ऐसा नहीं है. मैंने वननेस और प्रॉफिटहुड पे तो खत्म नहीं किया था. आपने कॉन्टेक्ट लिखना है, इस पे करना है, फिर मर्द मोमन, फिर खुदी, ये सारी डिबेट करनी है आपको. जी अमीर हमजा, एब्सोल्युटली यही मैंने कहा. आप उसकी थ्योरी को लिंक करेंगे रेलेवेंस में, टू नेशन थ्योरी के साथ, और कॉन्सेप्ट ऑफ ओआईसी, मतलब जो भी मुस्लिम यूनिटी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनको लिंक करेंगे उसके साथ. कैन वी राइट अरबिक ऑफ कलमा तैयबा? हमजा, यस वी कैन. ओके, चले आगे. शुड वी मूव? ओके,
जी, उमर ऑब्वियसली अल्लामा इकबाल की थ्योरी ऐसी है जिसमें आप उर्दू लिख सकते हैं, बिकॉज़ उसका ट्रांसलेशन हम कर नहीं सकते, तो वो हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में करेंगे, दैट्स ऑल। बल्कि उनके कुछ शेर तो फ़ारसी में भी हैं, पर्शियन में भी हैं। ओके, लेट्स मूव जी। हम अल्लामा इकबाल के बाद अब जाएँगे सेक्शन 2 के अंदर। अच्छा, ये जो पेपर 1 का सेक्शन 2 है, दिस इज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। यस, नहीं मारिया नहीं, ऑब्वियसली नहीं, क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। अल्लामा इकबाल पे क्रिटिसिज्म आ भी नहीं सकता, मारिया सवाल नहीं आ सकता। हम समझते होंगे लेकिन एग्जाम में नहीं पूछेगा। जी सनान, यस। देखिए, रेलेवेंस तब लिखनी होती है जब पेपर में सवाल आए। अगर क्वेश्चन में ना पूछे रेलेवेंस तो नहीं लिखनी आपने। सारी पाकिस्तान मूवमेंट में जो है वो कॉन्सेप्ट ये है। हमने जी जो मुस्लिम थिंकर एक और करना है गजाली, अब वो आखिर में जाके करेंगे, फिर हेगल करेंगे आखिर में जाके, मोंटेस करेंगे, ये 3 थिंकर हम करेंगे जाके आखिर में। गुड। अब पेपर 1 का सेक्शन 2 है जी। अच्छा, इस बेसिक कॉन्सेप्ट में हमजा नेवर राइट इंप्रूवमेंट ऑफ इस्लाम, तो आप कह नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। आप समझ गए, इंप्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स, इस्लाम की इंप्रूवमेंट नहीं कहेंगे आप। मैं फराबी इतना सवाल नहीं आता उस पर। मेरे ख्याल में जो अगर टॉपिक पे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन दिस पॉइंट्स ओवर हियर। अच्छा, इस सेक्शन पे, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी ज़ाती राय है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेक्शन है। आपने सब अगर पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट देखा हो तो उस पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट में इस दफ़ा पेपर 1 में कम मार्क्स हैं। यूजुअली आते हैं पेपर 2 में मार्क्स कम आते हैं, बट इस दफ़ा पेपर 1 में मार्क्स कम आए हुए बच्चों के। पता नहीं आपने कुछ रिजल्ट्स देखे कि नहीं देखे। तो इसलिए रीज़न जवेरिया, वैसे रीज़न तो अभी क्योंकि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी पहले हुआ यूजुअली तो होता है, यूजुअली तो इस पे सवाल जो है वो आसान भी आते हैं, और पिछला साल का पेपर को इतना मुश्किल भी नहीं था कि मैं कहूँ कि इसमें मार्क्स कम आए हैं। आई हैव टू येट टू सी, बिकॉज जो बच्चे हुए हैं जिनके मार्क्स आए हैं तो पूछना पड़ेगा कि उन्होंने पेपर 1 में क्या क्या किया था, क्या नहीं किया था। बट आम जेनरिक वजह तो एक ही होती है, और जेनरिक वजह ये होती है कि आप जो पेपर की टेक्निक्स हैं वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होती हैं। कॉन्टेक्स्ट, उसकी जो डिटेल्स हैं वो तो सबके पास होती हैं, बट उसके कुछ मेथड हैं अटैम्प्ट करने के, उसमें फ़र्क आता है। अच्छा, अब फ़र्क क्या होता है, मैंने आपको थिंकर्स जब बताया था तो मैंने आपको कहा था कॉन्टेक्स्ट लिखना है, कोट करना है, आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी उसके अंदर। अब यहाँ पे जब हम इस सेक्शन में जाएंगे, सेक्शन 2 में, तो इसकी भी कुछ खास टेक्निक्स हैं, तो इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज़। ये सेक्शन बहरहाल आपको तंग कर सकता है, इसलिए नहीं इसलिए नहीं कि इस सेक्शन पे जो टॉपिक है वो मुश्किल हैं, टॉपिक बहुत आसान है, बट ये सेक्शन थोड़ा एक्सपेंडेड है, बड़ा सेक्शन है, और इसमें थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स हैं। टेक्निकल से मतलब है वो आपको एज इट इज़ देखने पड़ेंगे। IR has been comparatively good। असद, आपकी क्लास में मुझे किसी ने स्कोर बताए थे यहाँ पे डरा के। somebody shared the scores here। आपकी क्लास थी ना मेरे ख्याल में। आई डोंट नो ओवरऑल क्या IR का रहा। इसका स्कोर्स और बैलेंस्ड, आई डोंट नो, बैलेंस्ड नहीं, बड़े साइड में थे,
पोलिटिकल साइंस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अगले साल भी आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इट्स नॉट अबाउट पोलिटिकल साइंस, इट्स अबाउट लक, आपकी लक पे होता है सर। लेकिन पोलिटिकल साइंस में रिजल्ट भी अच्छे स्कोर आए हुए हैं, मतलब जो बच्चे फेल हुए मैंने आपको बताए थे 128 भी बताए थे, आपको शायद बताए होंगे, 130 प्लस भी मैंने देखे हैं, मैंने हाईएस्ट जो देखे हैं वो 141 देखे हैं, हाईएस्ट 141 देखे हैं जो अभी तक, कोई 25-30 के करीब मैंने जो ट्रांसक्रिप्ट देखी हैं उसके अंदर। अब जो बच्चे पास हुए हैं वो आएंगे तो फिर उनका पता चलेगा। आईआर में हाईएस्ट जो यहाँ भी शेयर किया था, आई गेस आयशा ने शेयर किया था, वही मैंने हाईएस्ट देखे थे, उसके अलावा मैंने देखे, बाकी मैंने लेस देन 100 ही देखे हैं। लेकिन पोलिटिकल साइंस में भी लेस देन 100 आए हुए हैं। एक स्टूडेंट था हमारा ही, उसके 97 आए हुए थे मार्क्स, बट उसके ओवरऑल मार्क्स 500 कुछ थे। तो दैट्स ट्रू रिमशा। क्रिमिनोलॉजी तो बहुत ही हिट हुई है, उसमें एक बच्चा जो सिर्फ सोशियोलॉजी में फेल हुआ, सिर्फ सोशियोलॉजी में, कैन यू बिलीव, 23 के कितने मार्क्स आए हुए, सारे पास हैं बट उसमें फेल हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा उसको हिट किया, इंटरनेशनल लॉ को थोड़े कम मार्क्स आए उसके, जितने आने चाहिए थे उससे कम आया था। सॉरी इंटरनेशनल लॉ कह रहा हूँ, उसका यूएस हिस्ट्री उसको। एनीहो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का रिजल्ट मैंने नहीं देखा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उसका नहीं आइडिया। नहीं ऐसा नहीं होता जी, एग्जामिनर इस तरह कोई प्लान नहीं करते कि इस तरह फेल करना है। कुछ कम आए हैं जो मैंने देखे हैं यूएस हिस्ट्री कुछ में। उसामा, अगर आपने ये ट्रांसक्रिप्ट देखी है, हैव यू सीन दैट? ये मुझे भी आइडिया हुआ कि यूएस हिस्ट्री में से थोड़ा टारगेट किया हुआ। वेरी बैड रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मुझे पब्लिक एड के मुझे नहीं पता मांगा। जमशेद, पॉपुलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म अलग चीजें, प्रोटेक्शनिज्म इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है, पॉपुलिज्म आइडियोलॉजी है, दूसरी आइडियोलॉजी जनरल है। अच्छा, एंड दैट्स वन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। 150 इन आईआर देखे हैं उसामा ने, दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। लेकिन जिसके आईआर में 150 है वो फेल कैसे हो सकता है? ओके, अच्छा वो ट्रांसक्रिप्ट फेक थी, ठीक है। चलें जो भी है जी, आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं। आप अपनी मेहनत करें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वर्क हार्ड, एंड इफ यू रियली वर्क हार्ड तो बाकी चीजें जो भी होती हैं। चले टॉपिक पे, बट अच्छा पेपर इस सेक्शन में अब जरा प्लीज गौर से सुनेंगे जी प्लीज। इस सेक्शन के अंदर जो टेक्निक्स हैं वो ध्यान में रख लें। टेक्निक्स क्या हैं? व्हाट आर द टेक्निक्स? नाउ बेसिक टेक्निक्स जब मैं बात करता हूँ सेकंड सेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर एक आपने ये करना है, यू हैव टू, व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने इस सेक्शन के अंदर आप जितने कॉन्सेप्ट हैं स्टेट वगैरह पार्लियामेंट्री सिस्टम जो भी है, यू नीड टू बिगिन बाय डिफाइनिंग देम। पहला पॉइंट जो आपने करना है वो डिफाइन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट को। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाजमी रखिएगा। क्वेश्चन आए फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो डायरेक्ट डिफरेंस पे शुरू नहीं होंगे, डिफाइन करेंगे पहले, ये डेफिनेशन है इसकी, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन पे आ जाए सवाल और उसकी टाइप्स पे सवाल आ जाए, तो आप पहले पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करेंगे। वो एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, यू हैव टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट एंड देन एक्सप्लेन, पहली चीज। सेकंड, अगर एग्जामिनर पूछे या ना पूछे, यू हैव टू राइट एग्जाम्पल्स। सो यू मस्ट राइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, you must write examples from different states about those issues। जैसे फेडरेशन पे सवाल आया है तो आप फेडरेशन की एग्जांपल लिखें। फॉर एग्जांपल फेडरेशन है, यूएस फेडरेशन है, इंडिया फेडरेशन है, पाकिस्तान फेडरेशन है, तो आप फेडरेशन की एग्जांपल लिखें।
अगर क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टीज का, अमेरिका से एग्जाम्पल लिखें, यूरोप से लिखें, एग्जाम्पल लिखें। रशिया हमारे कोर्स में नहीं है मीर हमजा, सीएसएस में नहीं है रशिया, पीएमएस में है, सीएसएस में नहीं है। तो डिफरेंट मुल्क जो हैं वो उनसे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोशिश करें जो कोर्स में उनसे ले, बाहर से भी ले सकते हैं मीर हमजा, जैसे रशिया है, फेडरेशन की एग्जाम्पल है, लेकिन चूंकि कोर्स में है तो प्रेफर कर लें कोर्स में से। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यू मस्ट राइट एग्जाम्पल्स इन द आंसर्स। पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल हो, फेडरेशन पे हो, पार्लियामेंट्री पे हो, कोई भी हो, आप उसमें से एग्जाम्पल जरूर लिखें। अच्छा, एंड लास्ट थिंग प्लीज, अटेम्प्ट टू मेक फ्लो चार्ट्स ऐड करें। अच्छा, फ्लो चार्ट और कोटेशन ऐसी चीजें हैं जो तमाम सेक्शन पे अप्लाई होंगी। फ्लो चार्ट ज्यादा नहीं, एक का फ्लो चार्ट, 2 फ्लो चार्ट आप डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करें किसी कॉन्सेप्ट को, जैसे मैं करूंगा आपको बाद में जाके, फेडरेशन में होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में हो जाएगा। डब्बा बना दें, नोबल एग्जैक्टली। तो आप इस तरह से कोई भी बना के कर सकते हैं। सो आप कोटेशंस, डब्बे, फ्लो चार्ट, उसके बाद एग्जाम्पल्स और डेफिनेशंस, ये एक्चुअली आपने लाजमी जो है वो काम करना चाहिए। ये चीज़ें आपके मार्क्स बढ़ा सकती हैं। हाउ टू फाइंड रेलेवेंट कोटेशंस, रमशा बुक्स, जो बुक आपको मैंने अमोज़िला की रिकमेंड की है और मेरे ख्याल में आपको मिली भी होगी, वो बेस्ट सोर्स है आपके लिए। मज़ला की बुक जिसने पढ़ी हो उसमें इतनी सारी कोटेशंस हैं, हर उस पर 50 तो कोटेशन लिखी हुई है उसने क्वेश्चन में, वो शॉर्ट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप में से कोई ये सारे पॉइंट अगर यहाँ पे शॉर्टली आप लिखते हैं प्लीज, यहाँ पे जो मैंने बताइए 4 एग्जाम्पल। दिस इज पेपर 1 सेक्शन 2, इसकी बात हो रही है जी। यस जमशेद, दैट्स इनफ जी। आमतौर मज़ला की बुक का जो मैंने आपको रिकमेंड की हुई है यहाँ पे, एक और बुक भी मैंने आपको रिकमेंड की थी मेरे ख्याल में, एक इंग्लिश राइटर की, वो मैंने कहा था अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़िएगा, या आप 2022 के अंदर हो तो वो आप देखिएगा। नहीं, जुड हार्मन तो थिंकर के लिए है। वो बुक है रॉस्किन की, माइकल रॉस्किन की, बताई थी, माइकल रॉस्किन की बुक है पॉलिटिकल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। और जो बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसमें ये भी है, मैंने शेयर की हुई है बुक्स आपके साथ। थैंक यू मीर हमजा, थैंक यू निशाबा। यस, ओके। अब इस सेक्शन में सवाल आते हैं 3, करने होते हैं आपने 2। यू हैव टू, ये मुझे पता है मैंने आपको ये किताबें शेयर की हुई हैं। डिड यू गेट द बुक्स ऑफ मज़ला, जुड हार्मन, हामिद खान? मेरे ख्याल में आपके साथ शेयर हुई हैं। नहीं, आप ग्रुप में नहीं हैं। ओके, अगर आप में से किसी के पास मेरा ईमेल एड्रेस है तो मुझे ईमेल कर दें, मैं शेयर करूंगा, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है? ग्रुप में पढ़ी उस्मान कह रहा है, चले मैं दोबारा सेंड कर दूंगा एहतियातन, वैसे मेरे ख्याल में मैंने किया था। एक तो मैकडैलिक अपना नाम तो लिखें यार सही प्लीज, मुझे नाम नहीं, तो मैं आपको मैकडैलिक कहता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दोबारा कर दूंगा। शहबाज मोहम्मद, ओके, शहबाज में कहूँगा, सॉरी, ओके। नाउ द पॉइंट इज, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा दोबारा। मैक इज फाइन, नहीं वो मैक से मुझे मैकबुक याद आ जाती है ना, इसलिए नहीं कहता। ओके, कम बैक टू दिस पॉइंट, सेकेंड 2 पे जाते हैं। नाउ हम यहाँ पे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जी, स्टेट से। पहला जो टॉपिक है हमारा स्टेट से। अच्छा, रास्कन की बुक से क्वेश्चन तैयार नहीं होगा, उसकी बुक से एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा मिल जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है बेसिकली, या मेरी बुक जिनके पास है, अगर नहीं है तो फिर मज़ल हक की बुक से कर लें। अगर मेरी बुक है तो मज़ल हक से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने उसी में से चीज़ें डिराइव की हुई हैं, शॉर्ट की हुई हैं। मज़ल हक ने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, उसमें से आपको शॉर्ट करना पड़ेगा।
तो अगर आप फिर उसके बाद एक्सप्रेशन इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो फिर आप चले जाएं रस्किन की बुक के ऊपर। जिन्होंने 2022 में देना है 2022 में देना है वो तो माइकल रस्किन को लाजमी पढ़ें हर सूरत में, बट पहले अंडरस्टैंड करके जी। अगर 2021 में देना है टाइम मिले तो करें वरना ना करें। मैं बुक ही शेयर कर दूंगा जायद, अभी बुक ही शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ये शेयर कर दिया उस्मान, थैंक यू थैंक यू। लेट्स बिगिन विद स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अच्छा, स्टेट पे हम जब वो बुक खत्म हो गई है मार्केट से, मेरी वाली बुक, वो अभी प्रिंट में गई हुई है, पिछले हफ्ते से गई हुई है, आज आ जानी चाहिए, आजकल में, पिछले हफ्ते आ जानी चाहिए थी, आजकल में आ जाएगी मार्केट में। एनीवे, स्टेट पे चलते हैं जी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट के ऊपर। अच्छा, स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टेट का। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि इस पे दो तरह से सवाल आता है। वन इज द क्वेश्चन ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, और एक आता है उसका कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एंड ओरिजिन ऑफ स्टेट। लफ्ज नेचर और ओरिजिन का इस्तेमाल करता है या मोस्टली करता है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट? मोस्टली क्वेश्चन नेचर या ओरिजिन की जगह लफ्ज होगा एवोल्यूशन। इन दो तरह से सवाल आ सकता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज ऑन स्टेट, उसका इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट, या स्टेट और उसके बाद नेचर और उसमें ओरिजिन या एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। हम आज इस्लामिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और इसके ऊपर हम बात जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर विल टॉक अबाउट द एवोल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स बिगिन विद कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। अच्छा, फर्ज करें क्वेश्चन आता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे, तो सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम? डेफिनेशन, एग्जैक्टली। You would start with defining the concept of state. अब स्टेट किसे कहते हैं? Different writers have given different meanings. आप मैक्स वेबर को पढ़ेंगे, आप लास्की को पढ़ेंगे, आप जो डिफरेंट राइटर्स हैं आप पढ़ते हैं, उनकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। और अगर आप मैक्स वेबर का नाम सोशियोलॉजी में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने नाम सुना होगा, उसको सोशियोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, बट उनकी अपनी कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है स्टेट की। बट मैं यहाँ से बात करूँगा, आप किसी एक राइटर की डेफिनेशन तो खुद पढ़ लीजिएगा, बट मैं अपने तौर पर एक डेफिनेशन करता हूँ। और याद रखिएगा प्लीज़, जब पेपर में आपने डेफिनेशन लिखनी है कॉन्सेप्ट्स की, तो एक किसी राइटर की डेफिनेशन लिखनी है, एक डेफिनेशन आपने अपनी करनी है। एटलीस्ट वन ऑफ द डेफिनेशन शुड बी योर ओन। एक किसी राइटर्स की आप पिक कर लेंगे। तो स्टेट को जब हम डिफाइन करेंगे, तो स्टेट इज, अब मैं आप अपने तौर पर डिफाइन कर रहा हूं, इज अ पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल। स्टेट इज अ पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी ऑफ पीपल having a definite territory, under a sovereign head. Under a sovereign head लिखने की जरूरत नहीं है। I repeat this point. State is a politically organized community of people under a sovereign head. अब यहां पे आपने खुद फिलोसोफर बन जाना है, अपनी डेफिनेशन लिखनी है आपने। इज इट क्लियर? और एक डेफिनेशन आपने किसी राइटर की लिख देनी है, एनी राइटर्स, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसकी डेफिनेशन आपको सबसे आसान लगे वो उठाकर लिखते हैं, या जो आपको आती है उसको लिखते हैं। इज इट क्लियर जी? नो, मीर हमजा इंटरनेशनल लॉ की नहीं, पॉलिटिकल साइंस की। जी जवेरिया जी, मैंने आपको लिखवाई है, ये आपकी अपनी है। आई गिफ्टेड टू यू गाइस। लिख लें अपनी। उस्मान इसलिए ठीक लिखनी है ना।
कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीबडी, मुस्लिम वेस्टर्न कोई नहीं फर्क पड़ता। उस्मान जस्ट आखिरी 5-3-4 मिनट में आपको अनम्यूट कर लूंगा, मैं एक छोटा सा पॉइंट उठा लूँ फिर आपको करता हूँ उसके बाद। अच्छा, अब स्टेट के ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं तो आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट और स्टेट पे जाने से पहले, थैंक यू शहबाज। अच्छा, नाउ स्टेट की जो डिस्कशन है इस पे जाने से पहले, इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट पे जाने से पहले आप वेरी शॉर्टली स्टेट के अंदर 4 बेसिक एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे, बहुत शॉर्ट, एक पैराग्राफ में, नॉट मोर देन दैट। 1 पैराग्राफ विल बी एनफ to write these 4 elements of state: population, territory, government, sovereignty. Population, territory, government and sovereignty, exactly आयशा। ये 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं: पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। नाउ ये जो 4 एलिमेंट्स हैं दे आर नीडेड फॉर स्टेट। स्टेट के लिए ह्यूमन पॉपुलेशन चाहिए, स्टेट के लिए टेरिटरी चाहिए, स्टेट के लिए गवर्नमेंट चाहिए, एंड यू नीड अ सॉवरन। अगर आपको याद हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज में भी सॉवरन का लफ्ज हम यूज कर रहे थे, सुप्रीम अथॉरिटी चाहिए। अच्छा, now population, territory, government and sovereignty, these are the 4 elements that are required, और चारों का होना जरूरी है। if anything is missing, अगर इंसान नहीं होंगे तो स्टेट नहीं होगी, टेरिटरी नहीं होगी, सिर्फ इंसान होंगे तो नहीं होगी सॉवरेनिटी, और सॉवरन नहीं होगा तो नहीं होगा सर। जी, स्टेट की डेफिनेशन के बाद ये 4 बेसिक एलिमेंट्स को एक पैराग्राफ में, जैसे कुर्द हैं एग्जैक्टली दालिक, जैसे आप उसको कर सकते हैं, पैलेस्टाइन को कह सकते हैं, दे आर पीपल, दे बंच ऑफ पीपल हैविंग टेरिटरी बट नो सॉवरेनिटी एट ऑल। तो इस तरह से बहुत सारे काइंड ऑफ हो सकते हैं। वो रिदा कह रही है उनको ऐड कर दें दूसरी जगह से। अच्छा, तो मैंने कह दी, तो पॉइंट इज ये 4 बेसिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं स्टेट के लिए। एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में आपने तो डेफिनेशन आ जाएगी, एक पैराग्राफ में ये चीजें आ जाएंगी। दिस इज हाउ यू विल राइट ऑल ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो ये 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। नाउ देन यू विल मूव टुवर्ड इस्लामिक कॉन्सेप्ट, फिर आप जाएंगे इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पे। अच्छा, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में, जी उमर एग्जैक्टली, तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट में जब जाएंगे तो यू विल राइट इस्लामिक कॉन्सेप्ट। देखें, इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट कैन बी डिस्कस्ड इन 2 मेन हेड्स, 2 मेन हेडिंग में डिस्कस होगा। फर्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक स्टेट। प्रिंसिपल्स क्या लें, फीचर्स क्या लें ऑफ इस्लामिक स्टेट। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये सारे फीचर्स आपने इस्लामियात में पढ़े होते हैं? यू मस्ट हैव स्टडीड फीचर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट। क्या फीचर्स होते हैं, चाहिए होते हैं? यस, गुड रूलर के बजाय सॉवरेनिटी, अल्लाह की सॉवरेनिटी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ खिलाफत है, शूरा का कॉन्सेप्ट है या कंसल्टेशन का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल राइट्स हैं, सोशल वेलफेयर है, शरिया लॉ है, एग्जैक्टली। सिमिलरली अगर आप आगे और जाएंगे तो उसके बाद आ जाएगा अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं उलल अमर। जी हमजा, वही ना, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह है तो उसमें आ जाएंगे, लॉज का कॉन्सेप्ट सॉवरेनिटी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, आपने सुना है उलल अमर? उलल अमर कहते हैं
द ओबीडियंस टू द रूलर, जिसको मॉडर्न दौर में हम कहते हैं, मॉडर्न दौर में हम इसको कहते हैं द रूल ऑफ लॉ. एवरीबॉडी इज बाउंड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द लॉ. लिटरल मतलब होता है अमीर की ताहत, रूलर की, हुक्मरान की इताहत, बट इसको मॉडर्न दौर में रूल ऑफ लॉ के सेंस में लेते हैं. ये प्रिंसिपल्स भी हैं, फीचर्स भी हैं, दोनों कहते हैं सर. दीज आर इस्लामिक स्टेट में ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए. सॉवरेनिटी अल्लाह के पास हो, खिलाफत हो, कंसल्टेशन हो, जस्टिस हो. उलुल अमर का स्पेलिंग AWOL अमर, AWL अल अमर. खिलाफत और मलूकियत का डिफरेंस देंगे. मेरा ख्याल है मैं ये फ़र्क दिया था, मौदूदी साहब ने अपनी किताब के अंदर, पूरी किताब लिखी उन्होंने इसके ऊपर, बट मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं जिन व्यूज़ पे आ रहा हूँ. खिलाफत इज द रूलर हु इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट. और इस्लामिक कॉन्सेप्ट में मेरिट है उसकी पायस होना, उसका डिजर्विंग होना. मलुकियत इज कॉल्ड मोनार्की, which means the criteria to select a ruler is because his father was a ruler, and because his father was a ruler, and because his father was a ruler. जब हेरिडिटरी प्रिंसिपल हो जाए विरासत में पावर का, उसको हम कहते हैं मलुकियत. और अगर मेरिट हो, और मेरिट से मतलब है उसकी डिजर्विंग हो, उसकी पायसनेस हो, उसकी एफिशिएंसी हो, उसको हम कहते हैं खिलाफत. जी, मलुकियत इज लाइक नेपोटिज्म. ट्रू. उलुल अमर का मतलब है एक्सेप्टिंग द रूल ऑफ लॉ. लॉ को एक्सेप्ट करना, अमीर की इताहत करना, बट अमीर से मतलब ये नहीं है कि कोई डिक्टेटर आ जाए उसकी इताहत करना. लॉ को फॉलो करना. नोबडी इज अबव द लॉ, एवरीबडी इज अंडर द लॉ. उलुल अमर का कॉन्सेप्ट है, ये कहलाता है. और आप में से लोगों ने सुना होगा हजरत अली के दौर में, व्हेन कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट अगेंस्ट हजरत अली, ही कुड नॉट प्रूव हिज केस ऑफ जरा. जरा का केस प्रूव नहीं कर पाए थे, एंड लॉ वाज इन फेवर ऑफ द दैट ज्यू, एंड अल्टीमेटली दैट प्रूव्ड. और ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम कहते हैं उलुल अमर, जो रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है सर. अच्छा, पाइटी, पायस हो रूलर खिलाफत की, और मेरिट के मैंने कहा, डिजर्विंग का कहा, एफिशिएंट हो, यानी पाइटी, एफिशिएंसी, जस्टिस, ये प्रिंसिपल है. बड़ी कुरान इसी पॉइंट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है. हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बने थे खलीफा, तो उन्होंने लोगों से कहा अगर मैं खुदा के बताए हुए तरीकों पे अमल करता रहूं तो मुझे फॉलो करना, वरना मुझे फॉलो ना करना. तो ऐसा नहीं है कि फॉलो करना है रूलर को तो उसको आप वो जो चाहे आप उसको फॉलो करें, ऐसा नहीं है. देयर इज ऑलवेज लिमिटेशन. हजरत बकर ने वो चीज पब्लिक कर दी थी. मैं कहता जब तक मैं खुदा के बताए हुए तरीके पे अमल करूं तो आपने मुझे फॉलो करना है, ना करूं तो नहीं करना. तो ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं है उसके अंदर सर. अच्छा, मलुकियत का मतलब विरासत में पावर आ जाती है सर. चैट ऊपर कीजिएगा. जी, मलुकियत को इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की. मोनार्की कहते हैं. जी, अमर बिल मारूफ इज, अमर बिल मारूफ का मतलब है लोगों को नेकी की तलकीन करना, और नही अनिल मुनकर का मतलब है उनको बुराई से रोकना. दैट्स प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिक स्टेट. जी, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. हजरत उमर नहीं, हजरत बकर को मैंने कहा था, उनको कोट कर सकते हैं. हजरत अली का वाक़या है, उसको आप कोट कर सकते हैं. दीज आर एग्जांपल्स. आप हदीस कोट कर सकते हैं, आप आयत कोट कर सकते हैं, आप इसमें इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, आप ये कोट कर सकते हैं. आप उसके अंदर इवेंट हो या आयत हो या आपकी हदीस हो, आप उनको कोट कर सकते हैं. तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं. अच्छा, एक तो प्रिंसिपल वाला पॉइंट. दूसरा पॉइंट जो आपने लिखना है इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में, you will have to write the models of Islamic State. मॉडल्स क्या हैं, थियरीज ऑफ इस्लामिक स्टेट क्या है. अब यहां पे आपके पास ऑप्शंस हैं. आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट के जब मॉडल लिखेंगे तो यू कैन राइट मवारदी,
प्लस गजाली और खलदून। कोई से 2-3 मुस्लिम थिंकर के जो मॉडल्स हैं उनको शॉर्टली लिख देना, आपको समरी करके लिख देंगे हम, एक अलग अलग से करके। बिकॉज चूंकि इस्लाम में, इस्लामिक हिस्ट्री में कोई एक मॉडल तो है नहीं। अब मवादी की स्टेट खलदून की स्टेट से डिफरेंट है, खलदून की स्टेट और मवादी की स्टेट गजाली की स्टेट से डिफरेंट है। सो दे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन द स्टेट। आप प्रिंसिपल्स को लिखेंगे, 2-3 पेजेस प्रिंसिपल पे लिख देंगे और 2-3 पेजेस इस पे लिख देंगे थिंकर्स पे, और एक पेज का इंट्रोडक्शन वगैरह और डेफिनेशन वगैरह आ जाएंगे, तो 7-8 पेज में हो जाएगा। सो 2-3 पेजेस इसके ऊपर, 2-3, तीनों लिखें, कोई 2 लिखें, मवारदी को, गजाली को, खलदून को या फराबी को, कोई भी आप 2 या 3 थिंकर को लिख देना है और ये लिख देना है कि जी देयर आर डिफरेंट वंस। फॉर एग्जांपल फराबी का ये नजरिया है, या मवारदी का ये नजरिया है, इमाम गजाली का ये नजरिया है, खलदून का ये नजरिया है स्टेट का। सो यू विल राइट डिफरेंट व्यूज ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स इन टर्म्स ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इस्लामिक कॉन्सेप्ट और उसकी जो हिस्ट्री है, और इसको आप कोई भी 2 थिंकर से अटैच कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? ये कर लेंगे? वी हैव स्टडीड मवारदी गजाली हमने पढ़ना है और खलदून हम कर चुके हैं। ये कंक्लूजन तो लाजमी ऐड करना है, इस सेक्शन कंक्लूजन ऐड करना है। सो थिंकर्स एंड प्रिंसिपल्स, दीज 2 विल बी द मेन पार्ट्स ऑफ योर आंसर। उससे पहले आपने सिर्फ डेफिनेशन और उसकी नेचर को एक्सप्लेन करना है शॉर्टली। दिस इज ऑल जी। अगर कोई सवाल है तो पूछें, फिर हम नेक्स्ट क्लास में, मैं इस पर मजीद नहीं करूंगा बिकॉज ये हम सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसमें नहीं लिखनी आमना, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखनी, इसमें एग्जाम्पल ना लिखिएगा प्लीज कोई भी। जहां पे एग्जाम्पल होगी तो मैं करूंगा। नासिर मोबाइल से पिक्चर ले लो प्लीज इसकी। आसान ये नहीं बता सकता। इसको कंक्लूड कैसे करेंगे हमारा? इसको कंक्लूड जेनरिक सेंस में करेंगे, कंट्रोवर्शियल बात ना लिखिएगा, बट आप ये लिखेंगे जी इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्टेट जो है ये आइडियल कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और इट्स अ मिक्स ऑफ आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। अब इस्लामाबाद में मिल जाएगी मेरे ख्याल में, नहीं मिलेगी तो आप वर्ल्ड टाइम को कॉल करेंगे, वो आपको कुरियर कर देंगे। जी जवेरिया, आप सिर्फ ये लिखें, आप जनरली बात करेंगे उसके वजह से। जी जी मैं जरूर करूंगा, मैं शबाज। अब आप फोन कर लें इनको, वर्ल्ड टाइम को वो कर देंगे, आपको बता देंगे। पैलेस्टाइन के एग्जाम्पल वैसे पूछा था, यहां लिखना नहीं है आपने। जी खुरम, हमने यहां भी इंट्रोडक्शन से शुरू करना है, कंक्लूजन पे खत्म करना है। ये हमारा सवाल डेफिनेशन किस राइटर की लिखनी है, अपने अलावा आप लोग राइटर नहीं है, बट आप किसी की भी उठा के लिख सकते हैं जो सबसे आसान लगे। आयशा, आप वो मैम राजिया को या ग्रुप में कहेंगे तो आपको शेयर कर देंगे सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर को। मेरे पास नंबर नहीं है, मैं वरना शेयर कर देता। ऑर्डर फ्रॉम दराज, जी आकिब, यस। थैंक यू हबा फॉर शेयरिंग, थैंक यू।